हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। सीएफटी हमने स्टार्ट कर रखा है और सीएफटी के अंदर ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर हम D4 कॉन्फ़िगरेशन तक सीएफएससी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखो मैं केस लेता हूं D5 का। D5 अगर कॉन्फ़िगरेशन है तो सेम वही मेरे पास दो केस बनेंगे। कौन कौन से वाले? एक तो हाई स्पिन का केस और दूसरा लो स्पिन का केस। मतलब दो केस बनेंगे, या तो पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे देखो मैं सबसे पहला केस लेता हूं कि 5 इलेक्ट्रॉन अपने पास, 1 2 3 4 5। अगर 5 इलेक्ट्रॉन में भरूं 1 2 3 4 और 5, कोई पेयरिंग नहीं हुई। अगर कोई पेयरिंग नहीं हुई इसका मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि केस 1 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो एडअप हो जाएगी, तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके अंदर हाई स्पिन के अंदर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी? T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3। T2G के अंदर 3। EG के अंदर कितने हैं? 2। ठीक है, तो मैं CFSC कैलकुलेट करूंगा तो CFSC थी अपने पास इज इक्वल टू ये वाला जो गैप था, इसको हमने डेल्टा नोट, ये हमारे पास डेल्टा नोट होता है 10 DQ भी हम इसको बोलते हैं। यहां से जब नीचे इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो जाता है -0.4 डेल्टा नोट के साथ, और ऊपर जाता है तो 0.6 डेल्टा नोट। इसका मतलब ये हुआ CFSC कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल कितने हैं? 3। तो मैं लिखूंगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं जो 0.6 डेल्टा नोट के साथ हैं, डेल्टा नोट प्लस MP। P इज द पेयरिंग एनर्जी, M इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली पेयर्ड। तो वो तो पेयर तो है ही नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए CFSC यही हो जाएगी। तो CFSC कितनी होगी? CFSC होगी यहां से अपने पास -1.2 प्लस ये हो गया 1.2 डेल्टा नोट, यानी कि 0। तो CFSC आ गई 0। अगर मैं सेकंड केस बनाता हूं इसी का, कि अब क्या करें, देखो एक केस ये भी बन सकता है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाए। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने की बजाय नीचे ही पेयर अप हो जाए। अगर मैं इनको पेयर करवाता हूं दो इलेक्ट्रॉन को, तो मेरे पास तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। पहले तो जब भी पेयरिंग होगी तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि स्पिन कम हो जाएगी। स्पिन कम हो जाएगी ना। अब स्पिन कितनी है? हाफ है, प्लस हाफ माइनस हाफ 0, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 और प्लस हाफ, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कितनी होगी? T2G 5 EG 0। अब T2G के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो CFSC कैलकुलेट करेंगे। CFSC का फॉर्मूला होता था हमारे पास -5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 0.4 डेल्टा नोट के साथ नीचे आता है और ऊपर तो 0 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा नोट प्लस पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी आएगी कितने इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली पेयर्ड कराए गए। जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जो जाने वाले थे उसको हमने फोर्सफुली पेयर करवाया। अगर ऐसे समझ में ना आए तो एक बार हाई स्पिन बना लेना, लो स्पिन बना लेना। हाई स्पिन और लो स्पिन के अंदर जितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो तो उन्हीं को हम पेयरिंग एनर्जी में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आया? पहले तो सारे सिंगल थे, अब ये 2 पेयर्ड हो गए तो 2 पेयरिंग एनर्जी आ गई, तो मैं लिखूंगा 2p, यानी कि हो जाएगा आपके पास 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2p। सेम केस अगर मैं D6 का लेता हूं, D6 कॉन्फ़िगरेशन। अगर D6 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो D6 के अंदर पहला केस हाई स्पिन का। हाई स्पिन का मतलब देखो क्या होगा? 6 इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये भर दिए मैंने 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। पहला केस ही हो गया। कब? हाई स्पिन का केस। इसके अंदर मैंने कोई भी पेयरिंग नहीं करवाई है फोर्सफुली। अब इसके अंदर देखो T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और EG के अंदर कितने हैं? 2। तो इस केस के अंदर CFSC जो कैलकुलेट होगी, CFSC बराबर आएगी, CFSC विल बी इक्वल टू -0.4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 इंटू 0.6 डेल्टा नोट। और पेयरिंग 0, फोर्सफुली पेयर नहीं करवाया, ये तो अपने आप आया, जगह ही नहीं थी इसके लिए तो कहीं पे भी, ये तो आना ही था यहीं पे। तो इसका मतलब फोर्सफुली पेयर नहीं करवाया है तो पेयरिंग एनर्जी काउंट नहीं करेंगे। तो अब हमारे पास देखो CFSC की वैल्यू कितनी आई? CFSC की वैल्यू आएगी -1.6 प्लस 1.2 डेल्टा नॉट, यानी कि -0.4 डेल्टा नॉट। अगर मैं सेकंड केस लेता हूं इसी के अंदर D6 कॉन्फ़िगरेशन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की, लो स्पिन के अंदर क्या होगा? देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं ये फोर्सफुली अगर मैं पेयर करवा दूं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। स्पिन इसकी कितनी हो जाएगी? 0। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी T2G
और उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। इजी के अंदर कितने हैं 0। तो इस केस में जो CFSE कैलकुलेट होगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वो बराबर होगी -6 मल्टीप्लाई बाई 0.4। इजी के अंदर 0 है तो डेल्टा नॉट। अब कितने इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली पेयर्ड कराए गए, तो ये तो पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन को मैं नीचे लेके आया तो 2 इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली पेयर करवाए गए प्लस में 2p, यानी कि कितना हो गया -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2p। ध्यान रखना कुछ बुक्स इसको 3p भी लिखती हैं, 3p नहीं आएगा। 3p क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी की जरूरत हमें तभी पड़ेगी जब इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली पेयर करवाया जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन तो पहले से पेयर है, तो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ यही करना है जितने इलेक्ट्रॉन फोर्सफुली पेयर्ड होंगे वही हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना 2p ही आ सकती है, 3p हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती 3p इसलिए नहीं हो सकती कि ऊपर से हम 2 इलेक्ट्रॉन ही नीचे लेके आ सकते हैं, ऊपर 2 ही ऑर्बिटल है, तो ऑक्टाहेड्रल के केस में 2p ही रहेगी और ये आपके पास CFSE होगी। D7 D8 आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग खत्म, CFSE हमने कैलकुलेट कर ली। एक बात का और ध्यान रखना, कुछ बुक्स लिखती हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, दोनों अलग अलग हैं। अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब डेल्टा नोट की बात हो रही है। CFSE की बात हो रही है तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात हो रही है, जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाई आपको। तो ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने समझ ली। नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। अगर क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल है, मतलब टेट्राहेड्रली मेटल को लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो उस केस में स्प्लिटिंग कैसे होगी डी ऑर्बिटल की, ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझना एक बार। देखो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास टेट्राहेड्रल फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास टेट्राहेड्रल। अगर टेट्राहेड्रल की बात करता हूं तो देखो टेट्राहेड्रल के अंदर मेटल होगा और 4 लिगेंड होंगे जिनके बीच में एंगल 109 डिग्री का होगा। अब सोचो एक बात को कि वही हाइपोथेटिकल क्यूब मान लेता हूं मैं, ये हाइपोथेटिकल क्यूब है कोई, इसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर हमने मेटल रख रखा है, सेंटर पे मेटल एटम प्रेजेंट है। ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस, और ये बिल्कुल बीच से जा रहा है ये जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिया, ये मैंने माना जेड एक्सिस। अब ध्यान देना एक बात कि अगर एक क्यूब के अंदर आपका रूम मान लें, इस रूम के अंदर बिल्कुल मिडल में मेटल प्रेजेंट है और मेरे को 4 लिगेंड अप्रोच करवाने हैं 109 डिग्री पे, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक तो इस कॉर्नर से आए, ठीक है, दूसरा इस कॉर्नर से आए, तीसरा इस कॉर्नर से आए और चौथा इस कॉर्नर से आए। मतलब क्यूब के जो अल्टरनेटिव कॉर्नर हैं अगर उससे लिगेंड अप्रोच करे तो वो 109 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर एक लिगेंड यहां से अप्रोच करे, ठीक है, एक लिगेंड यहां से अप्रोच करे, कहां से, अल्टरनेटिव कॉर्नर, इस वाले कॉर्नर से, एक लिगेंड अप्रोच करे इस वाले कॉर्नर से, और एक लिगेंड अप्रोच करे इस वाले कॉर्नर से। मतलब जो हमारे पास रूम है इसके अल्टरनेटिव कॉर्नर से जब लिगेंड आएंगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होगी। अब एक और बात याद रखने वाली, क्या, देखो अब जो लोब थी मेटल की, मेटल के डी ऑर्बिटल की लोब थी वो तो ऐसे ही है, कौन सी, dxy dyz एंड dzx, उसकी लोब तो इन बिटवीन दी एक्सिस है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की लोब अलोंग दी एक्सिस है। तो अब देखो लिगेंड अप्रोच कैसे कर रहे हैं, लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं इन बिटवीन एक्सिस, ये इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं, आप कोई भी लिगेंड देख लें। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिगेंड इन बिटवीन एक्सिस अप्रोच कर रहे हैं तो जो डी ऑर्बिटल पहले था, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास डी ऑर्बिटल था पहले, ये डीजनरेट है, ये कहानी कब है, जब मेटल आयन अकेला प्रेजेंट है, मेटल आयन अकेला प्रेजेंट है। अब क्या होगा, जब स्फेरिकली 4 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, उसको हम एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, और बोलते हैं एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन स्फेरिकल लिगेंड फील्ड, ठीक है। यह स्फेरिकल लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में, स्फेरिकल लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल की एनर्जी है, फील्ड और डी ऑर्बिटल की एनर्जी है, लेकिन अभी भी ये क्या है, डीजनरेट है, अभी भी डीजनरेट है, मतलब इनकी एनर्जी सेम है। अब क्या होगा, देखो ध्यान देना, इसके अंदर आपको पता ही है सारे पांचों के पांचों जो ऑर्बिटल है उनके नाम आपको पता है। जब लिगेंड अप्रोच कर रहा है इन बिटवीन दी एक्सिस, तो ऐसे डी ऑर्बिटल जिनकी लोब्स इन बिटवीन दी एक्सिस होगी वो ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे,
और अगर रिपल्सन फील करेंगे ज्यादा तो वो डिवाइड हो जाएंगे। मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी लोब इन बिटवीन एक्सिस है, और ऐसे 3 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, dx2, dxy, ऐसे 3 ऑर्बिटल हैं dxy, dyz एंड dzx। ये ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे, इनकी एनर्जी ऊपर चली जाएगी। जिनकी लोब अलोंग दी एक्सिस है वो कम रिपल्सन फील करेंगे और वो नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब ये आपके पास हो गए 2 ऑर्बिटल dx2 - y2 एंड dz2। ठीक है, अब वही बात, इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये टेट्राहेड्रल फील्ड है, इसलिए डेल्टा, और इसके नीचे हम लगाएंगे टी। उसमें डेल्टा नोट लगाया था, नोट बता रहा था ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये डेल्टा टी हो गया। ठीक, अब ये बेरीसेंटर है, इससे नीचे जो ऑर्बिटल आए हैं अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आता है तो वो स्टेबलाइज होगा -0.6 डेल्टा टी के साथ, और जो ऊपर जाएगा वो अनस्टेबलाइज होगा बाई +0.4 डेल्टा टी के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम है किसका, टेट्राहेड्रल फील्ड का। अब इसके अंदर देखो, ये 2 ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सेम है तो इसको लिखेंगे E से, और ये 3 ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है तो इसको लिखेंगे T2 से। T2 का मतलब ट्रिपली डीजनरेट, E का मतलब डबली डीजनरेट। लेकिन इसके अंदर ध्यान रहे मैंने G नहीं लगाया है, G नहीं लगाया। G का मतलब क्या था, जिरेड, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब जो हमारे पास टेट्राहेड्रल फील्ड है उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसलिए ये नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो टेट्राहेड्रल फील्ड है वो कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है टेट्राहेड्रल फील्ड। अगर इस तरह की टेट्राहेड्रल फील्ड है तो इसके अंदर कहीं से भी मेरे को सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही, इसका मतलब ये हुआ कि देखो अगर इसको मैं हाइपोथेटिकल सेंटर मान लेता हूं तो एक्स एक्सिस, इस एक्सिस पे चला, यहां पे मेरे को लिगेंड मिलेगा, इसके अपोजिट कोई लिगेंड नहीं मिलेगा। मतलब इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो हम जी वर्ड का यूज नहीं करेंगे, वो जिरेड सेंटर ऑफ सिमेट्री को दिखाता है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग डायग्राम हो गया किसका, टेट्राहेड्रल का। एक और बात, इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल के अंदर 2 केस बने थे D4 से आगे चल के, कौन कौन से, हाई स्पिन और लो स्पिन के। इसके अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से बनाता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग क्यों नहीं होती, तो वही सीधा सा रीजन। पेयरिंग के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर हुई पेयरिंग एनर्जी से, अगर ये वाला गैप ज्यादा हुआ तो पेयरिंग होगी, अदरवाइज पेयरिंग नहीं होगी। अब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, इसकी वैल्यू स्मॉल होती है। अगर इसकी वैल्यू स्मॉल होती है तो क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू अगर स्मॉल होगी तो पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर, सारे के सारे कैसे बनते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और डेल्टा टी की वैल्यू ज्यादा कम होती है, डेल्टा नोट की वैल्यू, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, टेट्राहेड्रल के अंदर कम होती है। ये होता है, इनका रिलेशन भी है, डेल्टा नोट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 4/9 ऑफ डेल्टा टी। सॉरी उल्टा लिख दिया, एक सेकेंड, 4/9 इधर आएगा। डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है, कम होती है, छोटी होती है, इसलिए ये एनर्जी गैप कम हो गया और पेयरिंग नहीं होगी। ये था टेट्राहेड्रल का केस। नेक्स्ट आता है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के अंदर भी सेम देखना है हमें। देखो मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर प्लेनर। अगर हम बात करें स्क्वायर प्लेनर, तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखो, स्क्वायर प्लेनर क्या होगा, 4 लिगेंड बिल्कुल एक प्लेन के अंदर, एक ऊपर एक नीचे, सॉरी एक ऊपर और एक नीचे, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो इससे पहले आपने पढ़ा था कि स्फेरिकल फील्ड की प्रेजेंस में अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड होती थी तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स होता था उसके अंदर देखो कुछ इस तरह का बनता था, 3 ऑर्बिटल नीचे आते थे, यानी कि ये कहानी होती थी। ये कहानी होती थी, आपने पढ़ी है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। इसके अंदर 3 ऑर्बिटल नीचे, 2 ऑर्बिटल ऊपर, एक का नाम क्या होता था, dx2 - y2, dz2, dxy, dyz एंड dzx। यही होते थे ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर। अब देखो सपोज करो वही ऑक्टाहेड्रल मेरे पास कोई ज्योमेट्री है, उसके अंदर उस जेड एक्सिस के अलोंग लिगेंड है, अगर मैं उनको हटा देता हूं,
अगर जेड एक्सिस के अलोंग हटा लिगेंड थे उनको हटा दिया तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। अब स्क्वायर प्लेनर बन गया तो ऐसे ऑर्बिटल, अब डी ऑर्बिटल जो हमारे पास जो ज्योमेट्री थी उसके अंदर जेड एक्सिस जो भी लिगेंड लगे हुए थे वो हमने हटा दिए। तो इसका मतलब ये हो गया अब जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है। अगर जेड एक्सिस के अलोंग कोई भी लिगेंड नहीं आ रहा है तो क्या होगा, हमारे पास जो भी ऑर्बिटल होंगे मेटल के अलोंग जेड एक्सिस उनको कोई रिपल्सन फील नहीं होगी। मेटल के डी ऑर्बिटल जिनकी लोब अलोंग जेड एक्सिस है या जिसके अंदर जेड कंपोनेंट है वो रिपल्सन कम फील करेंगे। अगर रिपल्सन कम फील करेंगे तो वो इस एनर्जी लेवल से नीचे आ जाएंगे। मतलब देखो अगर ये जेड एक्सिस कम रिपल्सन फील कर रहा है तो ये नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास डी जेड स्क्वायर। ऊपर कौन चला गया, ऊपर चला गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर हमारे पास ये है इसमें जेड कंपोनेंट नीचे आएगा तो जेड कंपोनेंट ये नीचे आ गया, ये दिखा दिया, इसे थोड़ा नीचे आएगा। जेड कंपोनेंट के अंदर वाई जेड डी जेड एक्स और एक्स कंपोनेंट ऊपर चला जाएगा। एक्स कंपोनेंट कौन है, डी एक्स वाई। ये स्प्लिटिंग है इन केस ऑफ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। यहां से यहां तक की जो डेल्टा होगा उसको बोलेंगे डेल्टा एसपी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर फील्ड। ठीक है, तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा। इस साइड एनर्जी बढ़ रही है तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम होगा, या मैं बोलूं क्रिस्टल फील्ड डायग्राम होगा। किसके लिए, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास ये सारी चीजें होगी, स्क्वायर प्लेनर तक स्प्लिटिंग होगी। अब मैं बात कर लेता हूं फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा, यानी कि जो स्प्लिटिंग है, ये जो स्प्लिटिंग है इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो हम बात कर लेते हैं अभी। फैक्टर अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक अपना फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो देखो सबसे पहला फैक्टर है कि आपके पास जो मेटल लिया है आपने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। अगर मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी तो जो डेल्टा की वैल्यू है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो एनर्जी गैप थे उनके बीच का जो गैप था, एनर्जी का गैप था, दो ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी का गैप था, वो ज्यादा होगा तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल के अंदर, और यही कारण था इसके अंदर देख सकते हो आप कि जो अमोनिया लिगेंड है आपका वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तो वीक फील्ड की तरह बिहेव करता है और +3 के अंदर स्ट्रॉन्ग की तरह। तो वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखो नेचर ऑफ मेटल। अगर आपके पास 3D सीरीज का मेटल है, 3D सीरीज कौन सी, 4th पीरियड डी ब्लॉक, 4D सीरीज का एलिमेंट है या 5D सीरीज का एलिमेंट है, जैसे जैसे आप 3D 4D 5D की तरफ मूव करते हो डेल्टा की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। यानी कि क्या होगा कि 3D 4D 5D पे जाओगे तो डेल्टा की वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब गैप बढ़ता जाएगा। यही कारण है कि 4D और 5D के अंदर सारे के सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करते हैं और सबके अंदर क्या होती है, पेयरिंग होती है। कब, जब मैं 3D 4D 5D जाऊंगा। यानी कि अगर आपने ऐसा एलिमेंट लिया है जो 5D सीरीज का है तो उसके केस में चाहे लिगेंड कोई भी हो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेंगे, ये मैंने बताया भी था। और डेल्टा की वैल्यू इनके लिए, क्योंकि इनके लिए डेल्टा की वैल्यू स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। थर्ड है वो है आपके पास ज्योमेट्री मतलब लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री सबसे ज्यादा होती है, हमने 3 पढ़े, स्क्वायर प्लेनर फील्ड पढ़ी, ऑक्टाहेड्रल पढ़ी और टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर डेल्टा एसपी सबसे ज्यादा होता है, फिर डेल्टा नॉट और फिर डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कि टेट्राहेड्रल के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है जिसकी वजह से पेयरिंग नहीं होती, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं सारे के सारे। और फोर्थ पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ
लिगैंड, नेचर ऑफ लिगैंड। अब नेचर ऑफ लिगैंड को कैसे डिफाइन करेंगे, वो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी हमारी, यहां पे लिख रहा हूं मैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगैंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी कि जो आपके पास लिगैंड है, हमने लिगैंड का अरेंजमेंट किया किस बिहाफ पे? ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड, तो हम उनको बोलते हैं, उस सीरीज को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको लिखवा रखी है, आई नेगेटिव सबसे वीक फील्ड लिगैंड होता है, बी आर नेगेटिव, एस सी एन नेगेटिव, उसके बाद हमारे पास सी एल नेगेटिव, एफ नेगेटिव, हेलोजन डोनर सबसे वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। उसके बाद अपने पास आता है C2O4 2 नेगेटिव, H2O, अमोनिया, EN, CO, ये हमारे पास क्या है? CN और CO। CN यहां पे आएगा, CN नेगेटिव एंड CO। तो इसका मतलब ये वाले सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होते हैं, और ये वाले वीक फील्ड लिगैंड होते हैं, वीक फील्ड लिगैंड होते हैं। यानी कि डिफरेंट लिगैंड्स को हमने अरेंज किया है इन ऑर्डर ऑफ, या इन ऑर्डर ऑफ डेल्टा नोट, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा नोट, यानी कि क्रिस्टल फील्ड इंक्रीजिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बिहाफ पे हमने अरेंजमेंट जो दिया है, इसको बोलेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपको पता है कि ये वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और ये पेयरिंग करवा देते हैं, क्योंकि इनके केस में डेल्टा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी थे। मैंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग लिखा है, स्टेबलाइजेशन नहीं लिखा। स्प्लिटिंग का मतलब डेल्टा, हम फैक्टर देख रहे हैं डेल्टा को अफेक्ट करने वाले, जो एनर्जी गैप है उसको अफेक्ट करने वाले। CFSE तो आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है। और लास्ट, सबसे लास्ट जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, क्या क्या लिमिटेशन है वो लिख देता हूं मैं एक बार। सबसे पहली लिमिटेशन तो यही है कि ये थ्योरी बोलती है कि मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है या आयनिक होता है। तो पहली तो लिमिटेशन यही है, मेटल लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड है इसने इलेक्ट्रोस्टैटिक माना है या आयनिक माना है। ऐसा नहीं होता, इसने कोवलेंट कैरेक्टर को कंसीडर नहीं किया। ये आपको पहले भी पता है कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही 100% कोवलेंट। तो इसमें इस मेटल लिगैंड हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अट्रैक्शन क्या, स्टार्टिंग के अंदर एजप्शन के अंदर क्या बोला था इस थ्योरी ने, कि मेटल को पॉइंट पॉजिटिव चार्ज मान लिया, लिगैंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज मान लिया, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आयनिक बॉन्ड बना है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, उसको डिफाइन नहीं किया इस थ्योरी ने। और सेकंड सबसे बड़ी बात वो क्या है कि देखो, ये थ्योरी मानती है कि लिगैंड है ना, उसके ऊपर वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज, अगर पॉइंट नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा रिपल्सन करेगा। अगर वो ज्यादा रिपल्सन देगा तो जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब जिस लिगैंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होने चाहिए थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो वो जो लोब है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इंटरेक्ट करके रिपल्शन देगा, और रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो जिसपे नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू जो न्यूट्रल है उनके मुकाबले जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, उसके केस में तो डेल्टा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि वहां तो रिपल्शन ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप देख पा रहे हैं कि CO है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जबकि I नेगेटिव जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो तो एक ऐसा लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड है। तो वही बात हो गई कि इसने क्या नहीं डिफाइन किया, इसने लिगैंड को पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना, पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा डेल्टा इन्हीं का होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है। उसका कारण इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो ये लिमिटेशन थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। इसी के साथ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो अपनी खत्म हो गई। कोटेंशियल कॉम्प्लेक्स की जो तीनों थ्योरी थी, वर्नर थ्योरी, VBT और CFT, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो मेटल कार्बोनाइल पढ़ेंगे और स्टेबिलिटी के बारे में, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।